खटियार बाजार में एक और विशेष मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान सुशील सरावगी जी जुड़ चुके हैं। सुशील सर पहली बार इस मंच पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज से हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद। तो सर अभी की स्थिति आप देख रहे हैं, बाजार की क्या देखने को मिल रही है? शुक्रवार को एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, आज भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, तो थोड़ा लोगों की उम्मीदें बढ़ी थी, लेकिन फिर से ऊपरी स्तरों से बिकवाली आ रही है। इस बाज़ार को कैसे पढ़ रहे हैं सर आप, और क्या ये बाज़ार अब पूरी तरीके से बेयर मार्केट है, इसे हम क्या कहें, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये छोटी मोटी गिरावटें आती जाती रहती हैं? आप कैसे देख रहे हैं? अभी क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को जो इस समय आपको देख रहे हैं? देखिए, ये तो फैक्ट है कि बाज़ार इस समय बेयर मार्केट में है और गिरावट का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। FIIs की सेलिंग लगातार पिछले 5 महीनों से जारी है और 5 महीनों से पहली बार ऐसा है कि निफ्टी लगातार जो है गिरावट का हर महीने की क्लोजिंग जो है गिरावट पे दे रहा है और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों काफ़ी अच्छे गिरावट पे चल रहे हैं। तो ये मान लेना कि गिरावट का दौर अभी ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। FIIs देखिए बिजनेस में हैं, उनका काम है पैसा बनाना, तो उनको जो मार्केट्स अट्रैक्टिव जिस टाइम पे लगते हैं तो वहाँ पर वो पैसा लगाते हैं। अभी थोड़ा सा सेंटिमेंटल मैटर भी है और प्लस डेफिनेटली दूसरे मार्केट्स FIIs को या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स FIIs को ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो जिस वजह से पैसा मार्केट से निकल रहा है। तो अभी थोड़ा धैर्य रखने का टाइम है इस मार्केट में और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने का टाइम है। वेट एंड वॉच करने का टाइम है सर। अगर हम पिछले 2 महीने में ही देखें तो FIIs की तरफ से बड़ी बिकवाली हुई है इस 2025 के अंदर। ख़ास तौर से हमने फरवरी महीने में भी बड़ी बिकवाली देखी, जनवरी के अंदर करीब जो है 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हो चुकी है। सर वैल्यूएशन एक कंसर्न था जब से सेलिंग शुरू हुई थी FIIs की, जो स्टार्टिंग थी सितंबर महीने में, तब ये कहा गया कि भारतीय बाज़ार काफ़ी महंगे हैं। अब अभी भी क्या महंगे हैं, जो ये कॉन्टीन्यूटी चल रही है, या और आगे ऐसा लग नहीं रहा है कि तुरंत अभी FIIs की बिकवाली रुकने वाली है? क्या वजह मानते हैं कि इस तरह की बड़ी सेलिंग की आप? देखिए, एक तो जब मंदी का दौर होता है तो चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव ही नज़र आती हैं, और जब तेज़ी का दौर होता है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा फेयर वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता है। जिस समय तेज़ी का दौर होता है तो आप देखोगे कि फेयर वैल्यूएशन के काफ़ी ऊपर मार्केट हमेशा रहता है, और वहीं जहां मंदी का दौर शुरू हो जाता है तो मार्केट काफ़ी समय तक फेयर वैल्यूएशन के भी नीचे जा सकता है। अभी हम अगर हम देखें मोटा मोटी निफ्टी के स्टॉक्स में तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे आ चुका है हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के हिसाब से निफ्टी, तो एक ये राहत की बात है। बट मिड कैप और स्मॉल कैप अभी थोड़ा सा और वैल्यूएशन के हिसाब से लगता है कि वहाँ पे और अभी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, और जब तक ये सेंटिमेंट भी एक फैक्टर है, जब तक ये FIIs का नहीं दोबारा से बुलिश होगा तब तक जो है थोड़ा सा अभी बड़ी तेज़ी आने की संभावना है मार्केट के अंदर में नहीं है। लेकिन हमको ये बात समझनी है कि इकोनॉमी में ऐसा कोई बहुत नेगेटिव नहीं हो गया है इंडिया की, और ये बहुत अच्छा टाइम है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो अगले 3 साल 5 साल के पर्सपेक्टिव से मार्केट में रहना चाहते हैं, उनके लिए टिके रहने का भी और उनके लिए फ्रेश बाइंग करने का भी धीरे धीरे। सर 2025 से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी उम्मीदें क्या हैं? क्या ये साल हमें नेगेटिव रिटर्न दे के जाएगा, या ये साल आपको लगता है कि फर्स्ट हाफ में ज़रूर थोड़ा दबाव है, सेकेंड हाफ में हम रिकवरी देख सकते हैं? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप लोगों से क्या बात कह रहे हैं इस समय, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, रिकवरी तो कभी भी आ सकती है, मतलब ऐसा नहीं, बिकॉज मोटा मोटी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी में एज सच ऐसा कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, हम रिसेशन में नहीं हैं कि जिस वजह से कोई डरने की या फियर की ज़रूरत है। चीज़ें इंडियन कंपनियों की बैलेंस शीट्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, ग्रोथ की रेट कभी ज़्यादा और कम हो सकती है, लगातार 3 साल बहुत अच्छे ग्रोथ के रहे हैं, तो वही रेट लगातार मेंटेन रहेगी ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम 3 साल 5 साल के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट बहुत अच्छी तेज़ी दिखाएगा, और 2025 में भी एक लेवल पे आकर के डेफिनेटली दोबारा से अपस्विंग आने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन वो कब होगा ये बता पाना एक्चुअली किसी के लिए भी संभव नहीं है, तो इसलिए पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। तो 2025 से हम एट द एंड ऑफ द डे जब हम दिसंबर में जाएंगे तो हम मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम मतलब पोर्टफोलियो इतने ख़राब नहीं होंगे जितने ख़राब अभी दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एग्जैक्ट तो ये बता पाना कि ये पोर्टफोलियो में दोबारा से तेज़ी जो है वो 2025 में आ जाएगी या 2026 में जाके आएगी, ये बताना बहुत मुश्किल है। बट लेकिन
जब मार्केट एक फेयर वैल्यूएशन पे आ ही जाएंगे और एफआईआईज को भी जब मार्केट दोबारा से अट्रैक्टिव लगने लगेगा तो पैसा तो वापस आएगा। पैसा एक जगह टिकता नहीं है, ये एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहा है तो दूसरी जगह से निकल के वापस भी आएगा। ठीक सर। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ के लेवल दोबारा से दिखाएंगे। ठीक सर। सर एक जो चिंता आप इकोनॉमी की आप बात कर रहे थे, जो थोड़ा सा एक माहौल बिगड़ा वो पिछले क्वार्टर के नंबर थे जीडीपी के, तो उसके बाद से हमने अभी के जो जीडीपी के नंबर देखे, हालांकि वो बेहतर हैं, लेकिन आगे को लेकर के आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को लेकर के, कि जो इस समय एक साथ कई सारे कंसर्न पे हम देख रहे थे कि कई सारे कंसर्न आ गए। इन्फ्लेशन एक कंसर्न थी, वो काफ़ी हद तक कूल डाउन हो गई। आरबीआई की तरफ से रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी, वो एक राउंड हो चुका है। तो धीरे धीरे करके हम बजट के अंदर एक कोशिश ये की गई कि जो डिमांड क्राइसिस को लेकर के बार बार कहा जाता कि शहरों में डिमांड नहीं है, उसको लेकर के उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। तो पॉजिटिव कमेंट्री, पॉजिटिव कदमों के बावजूद जब बाज़ार ना हिले, या फिर क्या बाज़ार कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट से या फिर नंबर से, आप क्या सोच रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट को क्या कुछ करने की आवश्यकता है? बहुत लोग टिप्पणी कर रहे हैं जब हम लोग शो करते हैं कि सरकार को कुछ और कदम उठाने चाहिए। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट थे, वो कहने लगे कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के कुछ फैसले होने चाहिए ताकि एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो। तो क्या सरकार की तरफ से कोई एक्शन होना चाहिए? विपुल जी, देखिए ऐसा है, जिस समय मंदी का दौर होता है तो नेगेटिव न्यूज़ ही पे ज़्यादा लोगों का ध्यान रहता है और कंसर्न रहता है। इंडियन इकोनॉमी में एक्चुअली ऐसा कोई इंटरनल ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है। ग्रोथ की दर ज़्यादा कम हो सकती है और एक ही दर से ग्रोथ होती रहेगी, हमेशा ऐसा भी नहीं है। लेकिन जब हम देखेंगे इस चीज़ पे कि अगर आप मैक्सिमम कंपनियों को देखो, जो निफ्टी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ज़्यादातर कंपनियां बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे आज के टाइम पे आ चुकी हैं। अगर हम उनके पी के हिसाब से देखें तो एक बहुत अच्छी संभावनाएं हैं चीज़ों को एक्यूमुलेट करने की, धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो को लंबे समय तक के लिए क्रिएट करने की। और जहाँ तक सवाल ये उठता है कि अगर हम बात करें ओवरऑल ग्रोथ की, इंडियन इकोनॉमी की, इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है और इंटरनल कंजम्पशंस इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा है चीज़ों की, ठीक है। और सेकेंडली बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स भी इस समय हैं जो एक कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं, जिसने अनसर्टेनिटी क्रिएट करके रखी हुई है कि टैरिफ्स क्या होंगे, यूएस के रेट कट्स का क्या होगा, जो ट्रेड वार्स चलेंगी अगर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत सारे इमोशनल रिएक्शंस भी हैं जिसपे कि जिनका एक्चुअल कोई शायद फ़र्क उतना ज़्यादा ना पड़े इंडियन कंपनियों के ऊपर में, बट इमोशनल रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ महीनों की बात है, चीज़ें धीरे धीरे करके सेटल होंगी, समझ में आने लग जाएगा कि इन सारी चीज़ों का एक्चुअल इम्पैक्ट कितना क्या पड़ रहा है और हमारी कंपनियां नेक्स्ट क्वार्टर में और उसके अगले क्वार्टर में किस तरह का ग्रोथ एक्चुअली दिखाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ से उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं पे दोबारा हम एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ मार्केट के अंदर में देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें तो गड़बड़ थी। एक तो नंबर्स के फ्रंट पे अगर हम देखें तो बात पहले क्वार्टर दूसरे क्वार्टर के नंबर शायद इतने अच्छे नहीं रहे। कॉर्पोरेट अर्निंग के जो नंबर्स थे उसने थोड़ा सा निराश किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में जो और थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना करेले के ऊपर जो नीम चढ़ा, वो ट्रम्प साहब ने कर दिया। वो हर सुबह जो ट्वीट आते हैं उनके, और उसके बाद से जो टैरिफ को लेके टेंशन, और हर दूसरे दिन कोई एक नया स्टेटमेंट, वो भी बाज़ार को नीचे करने में या सेंटिमेंट ना सुधरने में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो आगे भी इसी तरीके से भारतीय बाज़ारों को या दुनिया भर के बाज़ारों को परेशान करते रहेंगे, या फिर एक टाइम के बाद, एक दो महीने के बाद शायद उतनी गंभीरता ना रहे उनके स्टेटमेंट में, अगर या ना लिए बाज़ार उसको उतनी गंभीरता से ना ले? आपकी क्या उम्मीदें हैं सर ट्रम्प साहब से? विपुल जी, देखिए एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट हुआ है जब यूएस में आपकी सरकार बदली है और बिल्कुल एक नए तरह का पर्सपेक्टिव वहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो उस कंडीशन का होता क्या है कि जब बहुत सारे इनिशियल मंथ्स में इमोशनल रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं, रियल उसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या होने वाला है या क्या एक्चुअल होगा, वो अभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो डेफिनेटली कुछ महीनों के अंदर में एक्चुअल रियल इम्पैक्ट इंडियन कंपनियों के ऊपर में क्या हो रहा है ये समझ में आने लग जाएगा। और डेफिनेटली उसके हिसाब से कंपनियां भी अपने लिए एडिशनल मार्केट, दूसरे मार्केट्स को तलाशना, अगर उन पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, या फिर बाकी क्या मेजर्स इंडियन गवर्नमेंट लेगी अगर चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए, वो सब चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। तो रिएक्शंस उसके बाद जो होंगे वो एक्चुअल रीजंस की वजह से अगर होंगे, नॉट बिकॉज ऑफ इमोशनल रिएक्शंस। इमोशनल रिएक्शंस शुरुआत के कुछ महीनों में हो सकते हैं जो कि अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक। तो सर अब मैं एक चीज़ भी समझना चाहूँगा, ख़ासतौर से उन लोगों के लिए
वो लोग आपके पास भी आते होंगे और आपके भी हो सकता है कि क्लाइंट बेस में भी हों। बहुत सारे डीमैट अकाउंट हमने खुलते हुए देखे, ख़ास तौर से कोविड के बाद। वहाँ पे पैनिक ज़्यादा है सर, वो लोग ज़्यादा घबराए हुए हैं। और चूँकि हम लोग तो लाइव शो करते हैं लोग, और यूट्यूब के माध्यम ऐसा है कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, टू वे होता है। सो लोगों की टिप्पणियाँ, कमेंट्स बहुत सारे आते हैं। वो लोग क्या करें जिन्होंने कभी गिरावट देखी नहीं, या उनको नहीं पता था कि बाज़ार में शेयरों को चुना कैसे जाए। किसी ने किसी को सुन करके शेयरों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, किसी को देख के लेना शुरू किया, और अब जो है वो लोग फंसे हुए हैं। और बहुत लोगों को काफ़ी लॉस भी हो रहा है। बहुत लोगों ने अपनी मोटी जमा पूंजी तोड़ करके, जो उनकी सेविंग्स थी, वो भी उठा करके मार्केट में डाल दी कि वहाँ तो बहुत धीमा रिटर्न मिल रहा है। बाज़ार में ऐसा है कि वो, और था भी ऐसा कि कोई भी शेयर चुन लीजिए आप, वो ऊपर ही जाता था। तो अब वो लोग जो फंसे हुए हैं हायर लेवल पे, उनके लिए कुछ आप कोई दो शब्द, कुछ ऐसी बातें कहेंगे जाके उनको समझ में आए कि अभी उन्हें करना क्या है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वो चीज़ है कि मार्केट में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, मतलब उसको तो कोई नहीं रोक सकता। आप स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हो, तो एक बिज़नेस में आप पैसा लगा रहे हो, तो आपको अच्छे ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे, तो नीचे के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ अगर उन्होंने अभी तक नहीं समझी है, तो उनको अब समझनी चाहिए कि आप पैसा जो लगा रहे हो वो रिस्क पे रहता है हमेशा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होती है। अच्छी वेल्थ जिसने भी बनाई है, थोड़ा लॉन्ग टर्म देना पड़ता है, पैसे को पैसा बनाने के लिए वक्त देना पड़ता है। अगर आपके पोर्टफोलियोज अच्छी बढ़िया कंपनियों के हैं, बशर्ते ही वो 30%, 40% या 50% भी टूटी हुई हैं, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइम लग सकता है डेफिनेटली, लेकिन वो अपने, अगर कंपनियां अच्छी हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली वो वापस अपने लेवल्स पे आएंगी और उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगी। लेकिन वो वक्त कितना लगेगा वो कोई नहीं बता सकता, उसके लिए डेफिनेटली पेशेंस रखने की ज़रूरत है। किसी भी आप मार्केट में आप इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो, तो वो किस टाइम फ्रेम में कितनी रिटर्न आपको दे देगा, क्योंकि कोई फिक्स रिटर्न या गारंटेड रिटर्न तो होती नहीं है इस तरह के मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो वो पता नहीं होता, कभी कभी आपको रिटर्न्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं, कभी कभी आपको पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है। तो ये मार्केट हमेशा अच्छी रिटर्न उनको देता है जिनमें पेशेंस है। और डेफिनेटली आपको अपने पोर्टफोलियो को एक बार खुद भी एनालिसिस करना चाहिए या किसी एक्सपर्ट से एनालाइज करवाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी होल्डिंग्स अच्छे स्टॉक्स में नहीं है, तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे आपको नुकसान भी बुक करके, अगर आपको सेम पैसे को अगर अच्छी होल्डिंग्स में लगा करके दोबारा से पोर्टफोलियो को रिकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म के लिए, 3 साल 5 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए, तो डेफिनेटली वो करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। आपका लंबा अनुभव है सर बाज़ार में, और आपने न जाने कितनी इस तरह की गिरावटें देखी होंगी, आपके आंखों के सामने से गुजरी होंगी। बहुत सारी मंदी, बहुत सारी तेज़ी आपने देखी। अभी जो नए निवेशक हैं और बहुत बड़ा वर्ग तेज़ी के साथ शेयर बाज़ार की ओर आकर्षित हुआ है, और अभी भी हो रहा है। म्यूचुअल फंड में नए नए SIPs बन रही है, वो पैसा भी बाज़ार में आ रहा है। उस पैसे की वजह से इस बाज़ार ने काफ़ी मजबूती दिखाई लंबे समय तक FIs की बिकवाली के सामने। उनको जब शेयर चुनना हो, वो क्या तरीके हो सकते हैं जो लोग समझें, देखें, जानने की कोशिश करें? आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि चुनने से पहले, ठीक है बाज़ार का माहौल ख़राब है, शेयर बाज़ार नीचे है और टूट सकता है, यहाँ से भी और नीचे गिरावट आ सकती है, लेकिन जब शेयरों को चुनना हो, वो किस आधार पर चुनें, फंडामेंटल्स कैसे जज करें? ये अगर आप कुछ बता सकें हमारे अपने अनुभव से, तो वो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। विपुल जी, देखिए, बहुत थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जब कोई इन्वेस्टर बेसिकली अपना पैसा मार्केट में लगाता है जहाँ पे कोई गारंटेड फिक्स रिटर्न नहीं होती है, ठीक है, और डेफिनेटली चीज़ों में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को ये सलाह देता हूँ कि डेफिनेटली आपको अपनी थोड़ी सी रिसर्च पैसा लगाने से पहले करना चाहिए, इस चीज़ को समझते हुए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितना टाइम फ्रेम के लिए आप पैसा लगा के छोड़ सकते हो, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को भी रियलिस्टिक रखना चाहिए। आज के टाइम में अगर हम बात करें बेसिकली, तो आप बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर में फ्री टूल्स, फ्री एनालिसिस प्लेटफॉर्म सब अवेलेबल हैं, जहां पर आप जाके कंपनियों की बैलेंस शीट्स के जो की पॉइंट्स हैं उनको आप, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बैलेंस शीट खुद पढ़ने की ज़रूरत है। की पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे आपको एक नटशेल में बहुत सारे अनबायस्ड तरीके से मिल जाते हैं। उनको देख करके, उनको समझ करके आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें से आप आइडेंटिफाई करके कि बेसिकली, और हमेशा मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि कभी भी अपना सारा का सारा एग्स एक बास्केट के अंदर में न डालें। जो पूरा का पूरा अपना एसेट है उसका एक डाइवर्सिफिकेशन करें।
मल्टी कैप पोर्टफोलियो क्रिएट करें। उसके अलावा दूसरे एसेट क्लासेस हैं जैसे गोल्ड है, डेट फंड्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उनमें भी डेफिनेटली अपने रिस्क के हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, ताकि अगर आज के टाइम में अगर मार्केट में थोड़ी लंबी गिरावट भी और लंबे समय तक के लिए भी चलती रही और आपको फंड्स की कहीं ज़रूरत है तो आपके पास लिक्विडिटी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे, जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि लोगों ने अपनी एफडी तोड़वा दी, अपने जो बाकी जो उनकी सेविंग्स के जो दूसरे पहलू थे उनको बंद करके सारे पैसे एक मुश्त शेयर बाज़ार में लगा दिए। काफ़ी शुरुआत के दौर में उन्होंने पैसे बनाए भी, लेकिन अब वो लोग नुकसान में हैं। तो वो लोग जो पूरी पूंजी उठा करके किसी के कहने पर एक जगह झोंक देते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी कि क्या ये सही स्ट्रेटजी है कि शेयरों को 2-4 शेयर आइडेंटिफाई किए, सारे पैसे जो डेट में हैं, गोल्ड में हैं, सेविंग में, बाकी जो सरकारी सेविंग्स हैं, एफडी या बाकी जगहों पर लगा, सब निकाल करके क्या एक जगह झोंकना सही रणनीति होगी? नहीं, मैं कभी भी इस तरह की चीज़ों को सही नहीं मानता। और पैसे के मामले में तो कभी किसी के भी कह देने पे कहीं पर भी पूरा पैसा लगा देना कभी भी सही नहीं होता है। पैसे के मामले में इंसान को हमेशा अपनी विजडम का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने और अपने पूरे परिवार की रिक्वायरमेंट्स को समझना चाहिए। इमरजेंसी ज़रूरतें कभी भी पड़ सकती हैं। जब इंसान मार्केट इस तरह से टूटा हुआ होता है और इमरजेंसी में आपके पास फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो इंसान और पैनिक कर जाता है। अगर आपने डेफिनेटली अपने रिस्क को समझते हुए और कितना पैसा ऐसा है जो कि आपको लंबे समय तक के लिए भी छोड़ना पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली जो पैसा आपको लगता है कि कभी भी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत में आ सकता है या जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, एटलीस्ट एक मिनिमम इतनी रिटर्न तो मेरे को फिक्स्ड आती ही रहे, उतना डेफिनेटली इंसान को दूसरे डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन चीज़ों में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है मार्केट में टिके रहने के लिए और पेशेंस बनाए रखने के लिए, क्योंकि इंसान को कहीं ना कहीं से कुछ रिटर्न भी आती रहती है और ये एक कॉन्फिडेंस होता है कि इमरजेंसी पड़ने पे मेरे पास लिक्विड फंड्स अवेलेबल हैं, तो वो फिर स्ट्रेस उतना ज़्यादा नहीं लेता पोर्टफोलियो के नीचे नेगेटिव जाने का। लेकिन जब आपके पास में हाथ में कोई पैसे ही नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, लॉस बुक करोगे, ठीक है, तो वो गलत चीज़ है। वो गलत चीज़ है, वो बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और जैसे हमने देखा बाजार टूट रहा था, गिर रहा था, लोगों के पोर्टफोलियो नीचे जा रहे थे, लेकिन अगर लोगों के इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होते तो वो कम से कम हिस्सा उनका बढ़ता हुआ दिखाई देता कि एक हिस्से पे अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल काफ़ी अच्छा रिटर्न गोल्ड ने दिया। अगर 100 रुपये हैं या अगर 100 को हम 1 लाख कर दें तो उसमें से कितना, अगर आप एक आइडियल पोर्टफोलियो बना रहे हो, क्या सजेस्ट करेंगे जो लेमैन है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है जिनके पास, और वो चाहता है कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट हो और अपनी सेविंग्स को सिर्फ एफडी के अंदर रख करके जो है वो नहीं रखना चाहता, जो कि महंगाई को भी नहीं बीट कर पा रही है, अगर वो अपने पैसे को बढ़ाना चाह रहा है, आप उसको किस तरीके का पोर्टफोलियो से, कितना हिस्सा होना चाहिए इक्विटी के अंदर, कितना डेट के अंदर, कितना गोल्ड के अंदर, कोई एक आइडियल सिचुएशन है? देखिए, इसमें दो तीन चार तरह की प्रोफाइल्स होती हैं जिनके हिसाब से बेसिकली एडवाइस करते हैं या बताते हैं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा एग्रेसिव प्ले करना पसंद करते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो मॉडरेट चलना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव चलना पसंद करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट, मतलब कई बार होता है कि इक्विटी में मतलब 20-30% से लेकर के 50-60% तक बेसिकली जो है वो अपना टोटल एसेट्स का जो है इंसान को डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स जो है देनी चाहिए या रखनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली मैं कभी भी 100%, तो चाहे कितना भी कोई एग्रेसिव हो, मैं कभी एडवाइज़ नहीं करता कि इंसान का अपना 100% एलोकेशन जो है वो इक्विटी मार्केट्स की तरफ के होना चाहिए, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपकी खुद की रिस्क प्रोफाइल क्या है और कितना आपके वो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की सिचुएशन क्या है, देखते हुए 30% से लेकर 60% तक आप इक्विटी में एक्सपोजर जो है रख सकते हो अपने ओवरऑल एसेट्स का। और डेफिनेटली चाहे गोल्ड हो या किसी तरह का और लिक्विड एसेट हो, उसमें भी डेफिनेटली 10% से 20%, 25% तक एक्सपोजर जो है डिपेंडिंग अपॉन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसान को डेफिनेटली रखना चाहिए। ठीक सर, चलते तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सही समय बाज़ार में क्या होता है खरीदारी करने का, ये बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि जब बाज़ार ऊपर जा रहा था तब भी लोग कह रहे थे कि नहीं महंगा तो है, लेकिन ये स्टॉप लॉस लगा लीजिए, यहाँ से और ऊपर चला जाएगा, लोग खरीदते गए।
अब बाज़ार नीचे जा रहा है तब भी लोग खरीदने को कह रहे हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो हम लोगों से पूछते हैं कि सर उस समय भी लोग कह रहे थे खरीदो, इस समय भी लोग कह रहे हैं खरीदो, तो हम तो लॉस में हैं, लेकिन सही समय क्या होता है बाज़ार में पैसे लगाने का? सही समय हमेशा होता है विपुल जी, ऐसा नहीं है कि सही सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। आपकी पहले आपको समझ इस बात की होनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, और क्या टाइम होराइजन है बेसिकली आपका, और उसके हिसाब से आपको किस तरह से सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर में। न तो जिस समय मार्केट पूरी तेज़ी में था उस समय भी पूरा पैसा एक बार में लगाने का टाइम था, न आज के टाइम में भी मैं कहूँ मार्केट इतना नीचे आ गया है तो आप सारा का सारा पैसा एक बार में एक ही एसेट में, एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आप लगा दो, ठीक है। हमेशा बेसिकली एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में धीरे धीरे एसेट्स में अपनी एलोकेशन को करना चाहिए और उसको जो है फिर टाइम देना चाहिए। और जहाँ पे मैं ये भी नहीं कहता हूँ, जहाँ पे प्रॉफिट अगर बन रहा होता है ना तो उसको बुक भी कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि जब अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों का बन रहा था तो और बनेगा चक्कर में लोगों ने उस प्रॉफिट को बुक भी नहीं किया। मुनाफे को बुक भी करना चाहिए, मुनाफे को बुक भी करना चाहिए। चलिए सर, आज की इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं, लेकिन चलते चलते एक आखिरी टिप्पणी, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्या बाज़ार में एंट्री करने का ये जो समय है वो सही है? इस गिरावट में क्या वैल्यू बाइंग के लिए कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल स्लो एक्यूमुलेशन शुरू की जा सकती है। मैं पूरा पैसा लगाने की सलाह नहीं देता, बट डेफिनेटली अगर आपके पास 100 रुपये है तो है, आप 25 रुपये से एंट्रियां बनानी शुरू कर सकते हो मार्केट के अंदर में, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर, जहाँ पर अच्छे नतीजे रहे हैं, जहाँ पर वैल्यूएशन को लेके कंसर्न नहीं है, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदारी करना शुरू कर सकते हैं। हो सकता है आज के 6 महीने बाद आपको इस बात का अफसोस हो कि वो एक मौका था जहाँ पर ये चीज़ आज 100 रुपये की है और उस समय 50 रुपये की मिल रही थी। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर पैसे हैं तो एक मुश्त पैसे मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नतीजे अच्छे होने चाहिए, फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, वैल्यूएशन अच्छी होनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस गिरते बाज़ार में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, बताने के लिए कि इस तरह के बाज़ार में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आगे क्या कुछ हो सकता है बाज़ार में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।